शुरू होता है। पहले सेल में न पी होता है, न डी होता है, न एफ होता है। यहाँ पे इसके ऊपर 1 लिखेंगे, 1। पी कब शुरू होता है? सेकंड से शुरू होता है। यहाँ क्या करेंगे? 2 करेंगे। और ये थर्ड सेल से शुरू होता है, फर्स्ट से, सेकंड से नहीं होता है, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ पे 4 करेंगे। ये 4 सेल से शुरू होता है, देखोगे 1 2 3, यानी फर्स्ट के 3 सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब क्या करना है आपको? हर एक, यानी कि इसको क्या करना है? 2 बार लिखना है, हर चीज को डबल बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो एस एस, फिर ऐसे करना, पी एस पी एस पी एस पी एस, उसके बाद ये ऐसे करना है डीपीएस 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 डीपीएस, एंड आफ्टर दैट एफ डीपीएस एंड एफ डीपीएस। ये हो गया आपका कंप्लीट। इसे आप किसी के भी। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और टॉपिक को पहले भी आपने पढ़ा होगा। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो में उस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में हम बताने वाले हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए ना और कंसेप्ट भी क्लियर हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन का करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम के अंदर होता है। एटम क्या होता है? एटम एक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हाँ, अगर एटम के बारे में बात करें तो एटम का डिफिनेशन जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम जो वर्ड आया हुआ है, कहां से आया हुआ है? एक ग्रीक वर्ड एटमॉस से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल और अनकटेबल, जिसको हम कट नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि इतना दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। लेकिन ध्यान देना, जैसा कि हम सबको पता है, आज के टाइम पे हम जानते हैं कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो खुद एटम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो खुद एटम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सब एटम बोलते हैं। सब एटम लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ध्यान देना, बोलोगे सर प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने की थी। ध्यान देना, गोल्डस्टीन ने एनोड रेज की डिस्कवरी करी थी। गोल्डस्टीन ने एनोड रेज की डिस्कवरी करी थी, जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी की जो ज्यादा क्रेडिट जाता है, किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। ओके, अब देखो, नाम तो काफी अलग है, यूनिक है, तो कहीं ना कहीं उसको याद करने में डिफिकल्टी होगी। तो उसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है, उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, उसके लिए जानेंगे हम। ठीक है, देखो, नाच मतलब नाचना होता है, डांस होता है, आप सभी जानते हो। डांस का हिंदी होता है नाचना। ओके, तो ईट आप सभी जानते हो, ब्रिक्स वगैरह होते हैं, ईटें होती हैं, है ना। ईट पर नाच, ईट पर नाच। आप देखोगे इससे आप आसानी से याद कर पाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं, है ना। अब देखो, ईट पर नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, प यानी कि पी मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, न मतलब न्यूट्रॉन, एंड च मतलब चैडविक। यानी कि ईट पर नाच। आप देखोगे इसको अगर एक बार आपने याद कर लिया तो कभी लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने करी थी। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो ध्यान देना इसको। चलो, ये तो बहुत बेसिक जानकारी हो गया कि हम एटम के बारे में जान गए। एटम क्या होता है? बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। पहले हम जानते थे कि सब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल यही होता है, लेकिन इस सब पार्टिकल की, सब एटम की डिस्कवरी होने के बाद हमें पता चला कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो खुद एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। ओके, अब बात करते हैं कि एटम के अंदर ये सब पार्टिकल कैसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखो, एटम जो होता है एक स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है, उसका जो शेप होता है स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है ना। तो अब एटम जो होता है स्फेरिकल बॉल होता है, तो उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? उसके सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये सेंटर हो गया। पहले एक बॉल बनाते हैं, बॉल, बॉल को क्या, बॉल के सेंटर क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हालांकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं? वी आर इंडियन, हम इंडियन है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर अब बात होती है कि इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ होता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ बना होता है, उसमें रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं सोलर सिस्टम का। जैसे मान लो सन है, तो जो सन है, सन के अराउंड, सारे अराउंड जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो वैसे ही इस न्यूक्लियस के अराउंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं। अब इस न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सेल बोलते हैं। और सेल भी अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? तो आंसर है नहीं।
हर एक सेल की कैपेसिटी होती है। ओके, अब ध्यान दो, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हम थोड़ा सा जान गए कि इसका पोजीशन कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि जिसको भी सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसको हम एटम की आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी कि एटम की पहचान बोलते हैं। फिर आप बोलोगे सर कि एटम की पहचान प्रोटॉन से की जाती है, न्यूट्रॉन भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल आप सही करो, वो भी हो सकता है, बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, बट न्यूट्रॉन हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चेंज हो सकता है, बट प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका, 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास होता है। बट जब सोडियम Na+ बना लेता है, सोडियम आयन बन जाता है, तो यहां पे क्या होता है, प्रोटॉन तो 11 अभी भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा। इलेक्ट्रॉन चेंज होता है बट प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। तो प्रोटॉन चेंज नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर उसकी खुद की पहचान होती है एटम की। ओके, जैसे हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 की बात कर रहे थे, और किसी का एटॉमिक नंबर 7 नहीं हो सकता। अगर एटॉमिक नंबर 8 की बात हो रही है तो इसका मतलब समझ जाओ क्या है, वो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, है ना। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है सेल में होता है। सेल क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है, न्यूक्लियस के बाहर बना होता है। अब इस सेल अलग अलग टाइप होता है, इसका अलग अलग नेम भी होता है। तो पहले सेल को हम के सेल बोलते हैं, दूसरे को हम, जैसे पहला सेल कौन होगा? जो न्यूक्लियस के पास होगा, ध्यान देना, बाहर से नहीं अंदर से काउंट करेंगे। जो न्यूक्लियस के पास होगा उसे क्या बोलेंगे? जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट सेल। सेल या ऑर्बिट, दोनों नेम सही है। अब यहां पे बात करते हैं कि फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, है ना, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल हो गया, ठीक है ना। इसको सेल या ऑर्बिट हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, क्या इक्वली होता है क्या? तो आंसर है नहीं। हर सेल की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी हम कैसे पता करेंगे? कैपेसिटी मतलब वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो यहां पे हम बात करेंगे कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उस सेल के अंदर। तो एक फार्मूला होता है 2n²। 2n² एक फार्मूला होता है, जहां पे n जो होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, या इसको सेल नंबर बोलेंगे, या इसको ऑर्बिट नंबर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि हम बात करते हैं कि पहले सेल जो है इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यानी कि पहले सेल की कैपेसिटी कितनी होगी। तो यहां पे बात करेंगे तो 2n² फार्मूला है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? n 1। तो यहां पे मैक्स इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन फर्स्ट सेल, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो 2n² इक्वल टू 2, यानी कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे सेल की बात करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं? तो n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, और n इक्वल टू 2 रखने पे हमारा वैल्यू आता है 8, यानी कि दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेल में। तीसरे सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आता है 18, क्योंकि n इक्वल टू 3 रखने पे 18 आ जाएगा। एंड फोर्थ सेल में कितना आएगा? 32। इतना आपको पहले से भी पता होगा, बेसिक जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं, अब हम यहां से क्या निकला हमारे कि सेल की कैपेसिटी हमें पता होगी, यानी कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो के में मैक्सिमम 2 होंगे, एल में कितना होगा? 8 होगा, और एम में कितना? 18 होगा, और एन में कितना होगा? 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतना हमें पता हो गया। ओके, अब सेल के अंदर सब सेल भी प्रेजेंट होता है, एंड सब सेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। एंड ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर जो सेल बना होता है, सेल के अंदर जो सबसेल होता है, सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कई सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, उस अपार्टमेंट में रूम्स हैं और रूम्स में लोग रहते हैं, उन लोग को हम इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, उसको हम यहां से रिलेट कर सकते हैं कि मान के चलो वो इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे ही एटम के अंदर भी सेम चीजें होती हैं। एटम के अंदर सेल बने होते हैं, सेल के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब देखो, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उससे हम सेल की एनर्जी पता करते हैं, वैसे ही एक एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जिससे हम सब सेल की एनर्जी हम पता करते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अब
सब सेल जो होता है 4 टाइप के सब सेल होते हैं, एस पी डी एफ। तो इस सब सेल के अंदर जो एल की जो वैल्यू होती है वो भी अलग अलग होती है। यानी कि यहां पर लिखा हुआ है एस के लिए एल जो होता है 0 होता है, पी के लिए एल 1 होता है, डी के लिए 2 होता है एंड एफ के लिए 3 होता है। ओके, तो यहां पर आप देखोगे एल के लिए 3 होता है। ये वैल्यू को आप याद रखना क्योंकि आगे काम आने वाला है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सब सेल होते हैं एंड कौन से सब सेल होते हैं, कैसे पता करेंगे। तो हम एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता करेंगे कि किस सेल में कितना एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, उससे पता करेंगे। जैसे एल की वैल्यू जो होता है 0 to n-1 तक होती है, तो इसका मतलब अगर n = 4 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा, 1 माइनस, यानी कि 1 कम रहेगा। यहाँ पे 4 है तो 3 तक रहेगा, तो 0 1 2 एंड 3 ये हो गया n = 4 के लिए, यानी कि फोर्थ सेल के लिए एल की वैल्यू हो गई। n = 5 रहेगा तो 4 तक रहेगा, 1 माइनस तक रहेगा, यानी कि एल की वैल्यू जो रहेगी 0 1 2 3 एंड 4, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सब सेल होंगे किसी भी सेल के अंदर। तो पहले सेल की बात करते हैं, n = 1, के सेल की बात करेंगे तो इसमें एल की वैल्यू 0 आती है, यानी कि पहले सेल में केवल एक ही सब सेल होगा। 0 किसका होता है, एस सब सेल का होता है, यानी कि पहले सेल में एस सब सेल होगा, है ना। दूसरे सेल की बात करते हैं, दूसरे सेल में आप देखोगे एल की वैल्यू जो 0 होती है एंड 1 होता है, यानी कि दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं, 0 एंड 1। 0 मतलब एस सब सेल, 1 मतलब पी सब सेल। n = 3 की बात करते हैं तो n = 3 में क्या होता है, थर्ड सेल में 0 1 2 एल की वैल्यू आएगी 0 1 2, 3 है इसका मतलब 0 1 2। तो इसमें देखोगे आप एस हो गया, पी हो गया, डी, यानी कि इसमें एस पी डी सब सेल, 3 सब सेल आते हैं, कौन से एस पी एंड डी। उसी तरीके से फोर्थ सेल के अंदर कितने सब सेल आएंगे, तो 0 1 2 3 आ जाएगा। एल की वैल्यू कितना, 0 1 2 3, यानी कि फर्स्ट सेल में फर्स्ट एक सब सेल रहेगा, सेकंड सेल में 2 सब सेल होंगे, थर्ड सेल में 3 सब सेल होंगे एंड फोर्थ सेल में 4 सब सेल होंगे, जो कि अलग अलग होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, एन की जो वैल्यू होती है हमेशा एल से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि सेल जो होता है सब सेल से बड़ा होता है। अब सब सेल के अंदर ये सब सेल प्रेजेंट होता है, तो सेल की जो वैल्यू होती है वो सब सेल से बड़ा ही होगा। अब जो घर होता है वो रूम से जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा, है ना। अब बात करते हैं कि सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसको हम कैसे पता करेंगे, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l+1। तो एल की वैल्यू हमें पता है, एसपीडीएफ के लिए एल की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे 1 by 1 करके हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम सब सेल में किसी सब सेल में पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। तो पहले बात करेंगे इस सब सेल के अंदर, इस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 2 इंटू एल की वैल्यू 0 होगी, 2 इंटू 0+1 आ जाएगा 1, यानी कि इस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब सेकंड बात करेंगे, पी सब सेल में कितने होंगे, तो पी की वैल्यू होती है, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1+1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बात करेंगे डी के लिए, डी के लिए कितना होगा, डी के लिए एल की वैल्यू होती है कितना, 2 होती है, तो 2 इंटू 2+1 कितना, 5 आ जाएगा। एंड एफ के लिए 3 होगा, 2 इंटू 3+1 7 आ जाएगा। यानी कि इस सब सेल में एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होगा एंड डी सब सेल में कितना होगा, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होंगे एंड एफ सब सेल में कितना होगा, 7 ऑर्बिटल होगा। अब जैसे सेल की भी कैपेसिटी होती थी, यानी कि उसमें सेल किस सेल में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे उसकी खुद की कैपेसिटी होती थी और हर सेल की कैपेसिटी अलग अलग होती थी, वैसे यहां पर भी सब सेल की खुद की कैपेसिटी होती है, यानी कि एस की अलग होगी, पी की अलग होगी, डी की अलग होगी, एफ की अलग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहां पे बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। तो यहां पर देखेंगे इस सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इस सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस सब सेल में कितना होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। पी सब सेल की बात करते हैं तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं
और हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे ना उसी को डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। डी में देखो 5 ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा डी सेल सब सेल में, तो 5 × 2 10 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे तो हमने sp-df सब सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको यहाँ पे हम जान लिए हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे पहले से मैंने रखा हुआ है। अब देखो S सब सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2 होगा, P में कितना होगा 6 होगा, D में कितना होगा 10 होगा, एंड F में कितना होगा 14 होगा। तो इस तरीके से हम sp-df के सब सेल के हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लिए हम। अब देखो इसमें जो सेल होता है, सेल की जो कैपेसिटी पहले हमने जो पढ़ा था कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होंगे, तो S सब सेल में फिल होंगे। ओके, अब L जो होता है यानी कि सेकेंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें यानी कि इसमें S और P ऑर्बिटल होंगे, P सब सेल होंगे। यहां पर आप देखोगे यहाँ पे पहले से मैंने लिखा हुआ है कि सेकेंड सेल में S एंड P होते हैं, तो S एंड P ऐसे फिल होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, P में 6 होंगे। M की बात करते हैं तो इसमें sp-d होगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S में 2, P में 6 एंड D में 10, टोटल हो जाएंगे 18। N की बात करते हैं तो N में sp-df टोटल आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। लेकिन बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं अबाउ प्रिंसिपल। व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल? देखो अबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। चलिए आइए समझते हैं कि अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है। According to above principle, the above principle states that electrons fill atomic orbitals starting from the lowest energy level before moving to higher energy level। यानी कि above principle ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके फिल होने के बाद ही किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं जो एनर्जी लेवल होता है, अगर हम सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाले सेल की एनर्जी सबसे कम होती है और न्यूक्लियस से सबसे दूर वाले सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि न्यूक्लियस से जो पास रहेगा उसकी एनर्जी कम होगी और न्यूक्लियस से जो दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए आप देखोगे के सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर एल सेल की, फिर एम सेल की, फिर एन सेल की। अगर हम सब सेल की बात करें तो सब सेल के अंदर एस सब सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पी की कम होती है, फिर डी की होती है, फिर एफ की होती है। यानी कि अगर सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाना है तो सबसे पहले इस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, उसके बाद ही पी में किया जाएगा और पी पूरा फिलअप होने के बाद ही डी में फिल किया जाएगा, फिर एफ में फिल किया जाएगा। ओके, अब किसी ऑर्बिटल की, अब देखो किसी ऑर्बिटल की एनर्जी हम कैसे पता करेंगे, तो हमारे सामने n+l रूल है, यानी कि n एंड l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब n+l किसकी एनर्जी बताता है, n+l ऑर्बिटल की एनर्जी बताता है। जैसा कि हमें पता है n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि सेल की एनर्जी बताएगा, l जो होगा सब सेल की एनर्जी बताएगा, और हमें पता है कि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो यानी कि n+l की वैल्यू से हम ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिटल सब सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा एंड सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे सामने 3s एंड 3p है। ओके, तो इसमें सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो उससे पहले हमें इसकी एनर्जी पता करनी पड़ेगी कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही हमारा n+l रूल, यानी कि n+l की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एंड जिसमें कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो यहां पे देखेंगे n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो n की वैल्यू यहां पे 3 है, 3 प्लस s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 3s में n+l की वैल्यू आ गई 3। इसकी बात करते हैं तो यहां पे n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस इस पे l की वैल्यू इसके लिए होती है 1 होती है, तो आ जाएगा 4। यानी कि n+l की वैल्यू इसके लिए क्या है, ज्यादा है, कितना है 4 है, तो यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल किस में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया जाएगा। अब इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3s एंड 2p। अब इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, n+l की वैल्यू निकालेंगे और जिसके लिए n+n की वैल्यू n+l की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा 3 + 0 3 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस इसके लिए l की वैल्यू जो होती है, l की वैल्यू जो होती है
पी के लिए 1 होती है। ओके, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे n + l की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर हम कैसे पता करेंगे, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वहां पे हमें n को कंसीडर करना पड़ेगा। इनमें से n की वैल्यू ज्यादा जिसमें रहेगी उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। ऐसा इसलिए हो पाता है, मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियस से जो दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, जब n + l की वैल्यू जब आ जाती है, सेम आती है, तो वहां पे हमें n की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इसकी जो एनर्जी होगी इससे ज्यादा होगी। जो सेल न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो दूर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर आप देखोगे तो इसकी एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। ओके, अब बात करते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे हम फील करेंगे, n + l रूल को कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पे शेल के अंदर सब सेल बने हुए हैं, यानी कि पहले सेल के अंदर s सब सेल होता है, पहले भी हमने देखा है। सेकेंड सेल के अंदर s and p सब सेल होता है, थर्ड के अंदर sp_d होता है, फोर्थ के अंदर sp_d_f होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको देखो, ये सब सेल s सब सेल है, किस सेल का है, पहले सेल का, इसको 1s लिख सकते हैं। ओके, ये सेकेंड सेल का s सब सेल है, ये s सब सेल है बट किसका, सेकेंड सेल का, तो यहाँ पे 2s लिखेंगे और यहाँ पे 3s ऐसे लिख सकते हैं। 4s मतलब s सब सेल किसका है, फोर्थ सेल का, यानी कि n की वैल्यू 4 होगी। अब ऐसे हम करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अब देखो ये यहाँ पे 2p लिखेंगे, 3p लिखेंगे एंड 4p, ऐसे करते चले जाएंगे। और यहाँ पे 3d 4d 5d 4f 5f ऐसे करके हम लिखते चलेंगे। फिर आप बोलोगे सर यहाँ से, फिर आप बोलोगे यहाँ पर भी हम तो 1p क्यों नहीं लिख सकते। ध्यान देना, 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा, न ही 2d एग्जिस्ट करेगा और न ही 3f एग्जिस्ट करेगा। ओके, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है हमेशा l से बड़ा होगा। n किसको बताता है, सेल को, l सब सेल को। तो सेल हमेशा बड़ा होता है सब सेल से, जो घर होता है वो रूम से हमेशा बड़ा होता है, ऑलवेज बड़ा होगा, इक्वल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखोगे n प्लस, यहाँ पे देखोगे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, एंड l की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए आप देखोगे वो पहले सेल के अंदर केवल s होता है, दूसरे सेल के अंदर s एंड p होता है, p फर्स्ट सेल के अंदर नहीं होता है। ओके, चलिए इसके बारे में जानेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे, तो हमें वही काम करना है, n + l से हमें एनर्जी फाइंड करनी है, और सबसे पहले सबसे कम एनर्जी जिसमें रहेगी उसकी हम इलेक्ट्रॉन को उसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर n + l की वैल्यू पता करें किस में होगी, इसमें देखो, इसका 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, इसका 4 + 0 4 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 किसका हो गया, n + l की वैल्यू किसके लिए, s के लिए, इसके लिए हो गया। अब ऐसे रैंडम भी लिख सकते हैं, ऐसे मान के चलो इसको इससे न करके हम ऐसे लिख दें, मिक्स कर दें इसको, तो ज्यादा सही रहेगा। मान लो 1s है, 2s है, 3s है, 2p है, 3p है, 3d है, 5s है, 4s है, ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ap कर सकते हैं, 3d 4d कर सकते हैं एंड 3f कर सकते हैं, ऐसे जो भी कर सकते हैं। 3f होता नहीं है, ध्यान देना, 3f नहीं होता है। तो यहाँ पे n + l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसको इरेज कर सकते हैं। n + l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n + l। अब ध्यान देना, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम जो है, याद करने की जो प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर पाओगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखना, n + l की वैल्यू यहाँ देखो, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो सके कि आता कैसे है। अब देखो, इसकी n + l की वैल्यू जिसमें कम रहेगी उसकी एनर्जी कम रहेगी, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 + 1 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, एंड 4 + 1 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी n + l की वैल्यू कम रहेगी, यानी कि एनर्जी उसकी कम रहेगी, उसमें हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें फिल करेंगे, तो 1s, फिर 2s, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी है, तो दोनों में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसके जो सेल के पास होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा। तो यहाँ पर 2p हो जाएगा, और फिर 3s होगा, 4 यहाँ पर भी है एंड 4 यहाँ पर भी है। तो न्यूक्लियस के पास कौन होगा, ये न्यूक्लियस के पास है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p एंड 4s। ऐसे करते करते हम इसको फेल कर सकते हैं। आप देखोगे, ऐसे करते करते हम इसको फेल कर सकते हैं। ओके, तो मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप लर्न करोगे, आप कैसे लर्न करोगे,
पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सब सेल होता है, ऑर्बिटल होता है, उसको कैसे आप लर्न करोगे। ओके, अब एक चीज ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, इसके अंदर 2 होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ऐसे हम लर्न करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे आपको करना क्या है, आपको 4 सब सेल है उसको यहां पे लिख लेना है, 4 सब सेल लिख लेना है यहां पे, S P D एंड F। आप देखोगे जो S होता है कब से शुरू होता है, पहले सेल से कौन शुरू होता है, S शुरू होता है। पहले सेल में ना P होता है, ना D होता है, ना F होता है, तो यहां पे इसके ऊपर 1 लिखेंगे, 1। P कब शुरू होता है, सेकेंड सेल शुरू होता है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 करेंगे। और ये थर्ड सेल से शुरू होता है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल में नहीं होता है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 3 करेंगे और यहां पे 4 करेंगे। ये 4 सेल से शुरू होता है, आप देखोगे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट के 3 सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब क्या करना है आपको, हर एक यानी कि इसको क्या करना है, 2 बार लिखना है, हर किसी को डबल बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो एस एस, फिर ऐसे जाना पी एस पी एस पी एस पी एस, उसके बाद ये ऐसे जाना है डीपीएस 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 डीपीएस, एंड आफ्टर दैट एफ डीपीएस एंड एफ डीपीएस। ये हो गया आपका कंप्लीट। इससे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से बना सकते हो। अब देखो, तो ये पहले सेल से शुरू होता है, तो इसको करेंगे 1, इसके बाद वाला आएगा तो दूसरा सेल क्या होगा, फिर तीसरे सेल क्या होगा, फिर चौथे सेल का होगा, ऐसे एस जितना भी है सब नंबरिंग कर दो आप, 6 7 एंड 8। पी जो होता है सेकेंड सेल से शुरू होता है, तो यहाँ पे 2p करेंगे, फिर यहाँ पे कितना आएगा, एक तीसरे सेल का होगा 4 5 6 एंड 7। डी की बात करते हैं, थर्ड से शुरू होता है, तो डी यहां पर है, डी यहां पर हो जाएगा, एंड डी 4d 3d 4d, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे 8s है। इसके बाद बात करते हैं f की, तो f देखोगे 4 से शुरू होता है, तो 4 शुरू होगा, तो यहाँ पे 4f एंड 5 है। ओके, अब इसके बाद यानी कि पहले हमने क्या करा, पहले हमने यहां से शुरू करा, ये पहले सेल शुरू होता है, ये दूसरे सेल शुरू होता है, ये तीसरे से, चौथे से नंबरिंग कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डबल करके लिखना है, यानी कि एस एस, फिर ऐसे जाना है, P2 S की तरफ जाना है, 2 to 1 की तरफ जाना है, तो PS PS DPS DPS एंड FDPS FDPS। इस तरह से करके आप हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया। अब इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह बनाए, इलेक्ट्रॉन भी अगर इसमें रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 d10 6 2 14 10 6 एंड 2। ओके, अब चाहे तो 118 जो एटॉमिक नंबर होता है उसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब इसके पास कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। किस तरह से अरेंज होगा यहाँ पे देखेंगे, तो 8 देखो कहां तक है, 2 4 यहां तक जाने पे 10 होगा, बट 8 ही इसके पास है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2 4, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आता है, बट इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कितना 8 है, तो यहाँ पे कितना फिल करेंगे, यानी कि ये दोनों फिल होने के बाद पहले इसमें फिल करेंगे, पूरा फिल होने के बाद इसमें जाएगा, इसके फिल होने के बाद तब जाकर इसमें जाएगा, बचा कितना 4, तो 4 जाएगा। ओके, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर होता है 16, तो 1s2 2s2 2p6 टोटल 10 हो गया, 6 अभी बाकी है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p 10 12 3p4। ओके, 3p4। तो इस तरीके से हम किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं। बस आपको ये जो बता रहा हूं ये आपको याद रखना होगा। अगर ये आपको याद है तो आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें थोड़ा कुछ रीजन होते हैं, एक्सेप्शन में आता है, जैसे मान लो कॉपर हो गया या क्रोमियम हो गया, उसमें आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ा सही नहीं होगा, तो उसका भी प्रॉपर रीजन है, तो उसको किसी वीडियो में हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम हो गया 11 होता है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा 1s2, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें फिल होगा, पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और L प्लस L की वैल्यू जब निकालोगे पूरा सीक्वेंस आएगा। आप इसमें देखोगे सब, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 3 4 4 ऐसे करके आएगा। ओके, पूरा सीक्वेंस आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के बाद जो आगे की चीज़ें हैं काफ़ी आसान हो जाती हैं, फिर कभी डाउट नहीं आता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही होता है, इसको याद रख पाना, इसको याद रखना। तो कोई नहीं, आप देखोगे क्या करना है, सिंपल सा, आप अभी भी कर सकते हो। अब देखो क्या करना है, पहले 1 2 SPDF है, 1 2 3 4 कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये पहले से शुरू होता है, ये दूसरे से शुरू होता है, तीसरे से शुरू होता है, चौथे से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, SS, फिर PS 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 PS, DPS DPS, FDPS FDPS, बस हो गया कंप्लीट आपका। ओके, आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ऐसे रैंडम किसी और एलिमेंट की हम अगर इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम क्यों कर लेते हैं, सोडियम यहाँ पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो पहले काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 जहां तक होगा वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। तो 2 + 2 4 हो गया, 10 हो गया। तो इसके पास 11 है, 10 हो गया, यानी कि यहां तक हमने 10 को फिलअप कर लिया। इसके बाद आएगा थर्ड सेल का एस सबसेल आएगा, इसके तरफ हमें फिल करना है। तो कितना बचा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 2 8 1। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले सेल, ये पहला सेल है, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 हो जाएगा। दूसरे सेल में दूसरा सेल ये है और ये है, और दूसरे सेल के अंदर S and P दो सबसेल आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना 2 + 6 कितना 8 आएगा, एंड थर्ड सेल के अंदर कितना है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।